हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स अब डेट आ चुकी है तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे। इसीलिए तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन। आज की वीडियो एजुकेशन के सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, और जो एजुकेशन का है वो है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज दी गई है, जैसे कि आपको पता होगा यूनिक कोड दिया गया है, उसका नाम, पेपर का नाम, ठीक है, कोर्स का नाम बीए प्रोग्राम एजुकेशन, जो कि डिसिप्लिन में आता है, बीए प्रोग्राम कोर्स है, ठीक है। और एजुकेशन सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन में है वो फर्स्ट सेमेस्टर 3 घंटे और 75 नंबर। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ नीचे दिया गया है, आप पढ़े तो, कि इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी भी भाषा में दिया जा सकता है, लेकिन सभी उत्तर का माध्यम एक होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके आंसर हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि आपने अगर एक क्वेश्चन हिंदी में लिखा है तो आपको सारे क्वेश्चन हिंदी में ही लिखने होंगे, ठीक है। आप ये नहीं कि एक इंग्लिश में एक हिंदी में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताएगा किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सबके जो नंबर हैं वो तो सेम है, बट आपको किन्हीं भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 15 पचे 75, तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर के आंसर्स आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अभी तक एजुकेशन के सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करी है, बट यहाँ पर हम डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चर्चा कीजिए कि किस प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली में आज औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के तत्व मौजूद हैं। गांधी की शैक्षिक विचार औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की आलोचना कैसे कर रहे हैं। नई तालीम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। तो औपनिवेशिक शिक्षा से यहाँ पे अर्थ है कि अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शासन जो था, आपको पता होगा, ठीक है, औपनिवेशिक शासन जो था अंग्रेजों का, उसकी जो एजुकेशन है वो आज की हमारी प्रेजेंट एजुकेशन, मतलब वर्तमान में जो एजुकेशन है उसमें उसके कई अंग हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है। ये औपनिवेशिक शासन की एक लैंग्वेज है, बट उसको आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट पूछा गया कि गांधी के शैक्षिक विचार औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की आलोचना कैसे करते हैं। तो महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा की जो आलोचना करते थे, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में भारतीय ही चीज़ें पढ़ाई जाएं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज होगी, संस्कृत हो गई, जो भारत की लोकल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेजेस हैं, इन सबको स्टडी करा जाए, ठीक है। भारत से रिलेटेड हिस्ट्री की स्टडी करा जाए, भारत में जो विज्ञान है उसकी स्टडी करा जाए, बट ना कि हम ये पढ़ें इंग्लिश के बारे में पढ़ें, ठीक है, विदेशियों के बारे में पढ़ें, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद यही तीसरा पॉइंट पूछा गया है कि नई तालीम की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। तो नई तालीम की महत्वपूर्ण विशेषता आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ को 5 नंबर के हिसाब से काटा गया है, ठीक है। तो 5 गुणा 3, 5 या 15, तो आपको 5 नंबर का पॉइंट लिखना है। अब उसके बाद आता है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। किसी भी समाज में मानव विकास शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। तो मानव का विकास तभी माना जाता है जब मानव के पास अच्छी शिक्षा हो, अच्छा खाने योग्य चीज़ें हों, ठीक है, और मानव का जीवन एकदम संपन्न हो, तब मानव का विकास कहलाता है। अगर मानव का जीवन काफ़ी कठिन है तो उस समय हम कह सकते हैं कि मानव का अभी विकास नहीं हुआ है, विकास जारी है, ठीक है। देन यहीं पे किसी भी समाज में मानव विकास शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। तो मानव विकास शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ करिए कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एक है एजुकेटेड, सॉरी, एक देश है जो पूरी तरह विकास कर चुका है और एक देश विकासशील है, जैसे कि भारत और अमेरिका, ठीक है। तो वहीं पे आप देख सकते हैं कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा लो है, बट वहीं अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा हाई है। वहाँ पे काफ़ी सारी तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि मानव विकास के द्वारा ही आई हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की स्टडी में काफ़ी उनकी मदद करती हैं, बट वहीं अगर भारत में देखें तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है। बट वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भारत में अब प्रोजेक्टर पर स्टडीज़ होने लग गई हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में आप देखेंगे तो आपको प्राइवेट स्कूल में ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, जहाँ पे
फ़ोटोज़ और साथ में प्रोजेक्टर की तरह ही स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट जारी है, बट अमेरिका में ये सब काफ़ी हाई लेवल पे है, तो ये सब बताया गया है यहाँ पे। मैं अमेरिका की कोई खासियत नहीं बता रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा की समानता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब आपको यहाँ पे शिक्षा की सुनिश्चितता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मर्जी शिक्षा चाहे वो ले सकता है, उसको रूल दिया गया, उसको एक अधिकार है, उसका ये मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अब तो भारत में भी गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया कि 5वीं तक 8वीं तक बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट पढ़ाएगी। उसके बाद 8वीं के बाद गवर्नमेंट को फैमिली को पे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत बुक्स की स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो 8वीं तक की शिक्षा गवर्नमेंट फ्री करा रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि प्रत्येक बच्चा एजुकेटेड हो, उसे बेसिक नॉलेज हो स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा की समानता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं उन सबको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संदर्भ में, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संदर्भ में शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप अपने उत्तर का कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके मतलब आपका जो लॉजिक है, आप वो किस तरह का लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। आपके माइंड कॉन्सेप्ट पे, माइंड सेट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में जो शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है। तो अगर मैं अपना उद्देश्य बताऊं तो भारत के संदर्भ में शिक्षा का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा एजुकेटेड हो, उसे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि वह गुणा भाग ये सब कर सके। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसे नॉलेज होनी चाहिए तो उतनी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट 8वीं तक शिक्षा गवर्नमेंट फ्री देती है, ठीक है। तो यही कारण है भारत के संदर्भ में प्रत्येक बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके। अपने उत्तर के कारण सहित स्पष्ट करें, तो आपको यहाँ पे कारण भी देना होगा। उसके बाद आता चर्चा कीजिए कि भारत में पंचायती राज किस प्रकार प्राथमिक शिक्षा की पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। अब यहाँ पे पंचायती राज की बात करी गई है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पंचायती राज। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि पंचायती राज क्या होता है। सिंपली गांव में आपने देखा होगा कि पंचायत लगती है, ठीक है। छोटे छोटे विलेजेस हो गए या फिर कस्बे हो गए, वहाँ पे पंचायत लगती है। अब पंचायत में जो 5 पंच बैठे जाते हैं या फिर जो भी बड़े बड़े उनके स्टेटस का जो नेता होता है, ठीक है, वो नेता क्या करता है, वहाँ पे गांव में किस तरह का सिस्टम होगा, एजुकेशन किस तरह की होगी, ठीक है, इकोनॉमिक किस तरह की होगी, ये सब देखता है, उसका काम है। अब पंचायती राज में प्राथमिक शिक्षा की पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। तो पंचायती राज के जो नेता हैं वो अपने गाँव में, ठीक है, या अपने कस्बे में शिक्षा को इतना बेहतर बनाएं कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा ले। दूसरा, जो भी अनएजुकेटेड हैं उन्हें पढ़ाया जाए। ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा है उसे ही आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा ना हो। जो एजुकेटेड है, अनपढ़ है, उसे भी स्टडी दी जाए। तो इससे क्या होगा, पंचायती राज में छोटे छोटे कस्बों से बढ़कर ही बड़े कस्बे तक जाएंगे। अब सपोज़ करिए यहाँ पे ये छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, यहाँ पे 3-4 गांव हैं। अब इनमें 3-4 में स्टडी हुई, ठीक है, हर गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से। अब ये क्या हुआ, ये गांव एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, अब ये कनेक्टेड हो गए, तो अब ये क्या हुआ, इतना बड़ा जो क्षेत्र बन गया, यहाँ पे सब एजुकेटेड ही पीपल मिलेंगे, आपको अनएजुकेटेड नहीं मिलेंगे। तो ये कारण है कि छोटे छोटे कस्बों या फिर पंचायती राज को अपने गाँव में अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा, भारत में स्कूलों में जाति किस प्रकार बच्चों की शैक्षिक पहुंच, भागीदारी और सफलता में बाधा बन गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात की गई है जाति की, ठीक है, कास्ट सिस्टम की। तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जब हम कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जाति से रिलेटेड शिक्षा के ऊपर। क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर निचली जाति से थे, ठीक है, नीची जाति से थे। सो यहाँ पे एक कारण था कि उन्हें क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठने के बजाय क्लास के बाहर बैठना पड़ता था या ज़मीन पर बैठना पड़ता था। तो ये कारण था कि शिक्षा में जो अपर क्लास है, मतलब ऊंची जाति के लोग हैं, वो नीची जाति को अपने तक पहुंचने ही नहीं देते थे, ठीक है। तो यही कारण था कि नीची जाति वाले पढ़ ही नहीं पाते थे। वो जितना पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़ चुके हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। बट वर्तमान में गवर्नमेंट ने ST SC माइनॉरिटी और भी काफ़ी सारी जो शेड्यूल कास्ट हैं इन सब के लिए कोटा दे रखा है, स्टडी से रिलेटेड कोटा दे रखा है। यही कारण है कि उन्हें कोटा मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो भी अपर क्लास की तरह अच्छी पढ़ाई ले सकें, ठीक है, अच्छी पढ़ाई कर सकें और अपना जीवन बेहतर बना सकें।
पर कहीं कहीं छोटे मोटे गाँव में आपने देखा होगा जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ पे निचली जाति के स्टूडेंट्स या फिर निचली जाति के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपर क्लास के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बाधा है। उसके बाद आता है शिक्षा के विकास में क्षेत्रीय असमानताएं क्या हैं, इन असमानताओं को कम करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। क्षेत्रीय असमानताएं, अब शिक्षा के विकास में क्षेत्र की असमानताएं मतलब क्षेत्र में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शिक्षा के विकास को रोक रही हैं, ठीक है। तब हम कह सकते हैं वहाँ पे अपर क्लास के जो लोग हैं, जाति वहाँ के जो निचले लोग हैं उन्हें विकास होने से रोकती है, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे काफ़ी ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छे स्कूल नहीं हैं तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे प्रकार के टीचर नहीं हैं तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे आपको तकरीबन 5 से 6 पॉइंट बना के लिखने हैं, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन में अगर आपको 3-3 नंबर भी लिखेंगे तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको 5 पॉइंट तो तकरीबन लिखने हैं 3-3 नंबर के हिसाब से। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अब यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब आपको पूरा डिफाइन करके देना है कि किन्हीं दो पे। शिक्षा के दार्शनिक आधार, शिक्षा का आधार अधिनियम 2009, समरवर्ती सूची और शिक्षा, भारत में लड़कियों की शिक्षा, टैगोर की औपनिवेशिक शिक्षा का आंदोलन, आलोचना, ठीक है। तो इन सब पे आप किन्हीं भी दो पे लिख सकते हैं। तो आप बेसिकली आप इन दो पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये क्वेश्चन का एक वो है, अगर इन दोनों पे आप लिखना चाहें तो आप एक बार लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्या पता कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो भारत में लड़कियों की शिक्षा, तो आप इस पर बेसिकली लिख सकते हैं कि भारत में लड़कियों की शिक्षा पर, शुरुआत में भारत में लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट वर्तमान में शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों को अलग काफ़ी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि लड़कियों की शिक्षा को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। दूसरा, टैगोर की औपनिवेशिक शिक्षा का आलोचना, जैसे महात्मा गांधी आलोचना करते थे औपनिवेशिक शिक्षा की, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर भी करते थे। वो चाहते थे कि भारत में जो है भारत की ही चीज़ें पढ़ाई जाए, ठीक है। भारत से जुड़ी हुई भारत के इतिहास, भारत की लैंग्वेजेस, ये सब पढ़ाई जाए, ना कि अंग्रेजी पढ़ाई जाए, विदेशियों का, अंग्रेज़ों का ही हिस्ट्री पढ़ाई जाए। तो वो ये सब नहीं चाहते। तो आप बेसिकली यहाँ पे बना बना के लिख सकते हैं काफ़ी कुछ, तो इससे आपको नंबर मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इसको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जरूर डाउनलोड करें और एक बार इसको क्वेश्चन पेपर को अपने हिसाब से कंप्लीट करें, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर्स को लिखना किस तरह है, ठीक है, और कहाँ पे कितने पॉइंट लिखने हैं। क्योंकि आपको बेसिकली 3 घंटे मिलेंगे, आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, तो आपको 3 घंटे में ही कंप्लीट करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।